तो अभी हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक को ओपन करते हैं और थोड़ा सुवीर जी से जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की। यस सर, कहिए। जी, ये तो लास्ट वीक ऊपर का तो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। राइट, कि भाई एसबीआई लीडर है। यस, एसबीआई लीडर है, और मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा था, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी परफॉर्मेंस सडनली इस साल बहुत अच्छी हो गई। पहले राइट मतलब लास्ट ईयर जैसे 4% है, 13 ईयर्स का 7% है, बट राइट। सडनली बहुत अच्छी है। तो इस पे भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हाँ, ये भी बात तो हो गई हमारी मर्जिंग जी, सब। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो इस बार मैंने किया था वो थोड़ा सा नीचे में। ओके, जी राइट। जी। सो ये मैंने कई बार आपका वीडियो सुना, बिकॉज आरओपी और आरओपीई में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। राइट, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन राइट। इक्विटी। हाँ जी। सो आरओई, सॉरी। सो राइट। ये थोड़ा सा अगर समझा पाएंगे, क्योंकि हालांकि मैं ये समझ गया हूँ निकालने कैसे हैं नंबर्स, और बराबर है। देख के समझ में भी आ रहा है कि जैसे ये जो फर्स्ट है एसबीआई बैंक है, आई थिंक एसबीआई बैंक का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 63 टाइम्स, विच इज अमेजिंग। राइट। सो मतलब करेक्ट। किसी ने अगर किसी ने अगर शुरू में 892 करोड़ लगाया, तो मतलब जो राइट। स्टेक होल्डर्स ने मिलके, तो उसका 63 टाइम्स उसको वो मिल चुका है। प्रॉफिट मिल रहा है, जी जी, और ये हर साल मिल रहा है सर। एवरी ईयर, यस राइट ना, यस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सी बार इन्वेस्टर को क्या लगता है कि मेरा वैल्यूएशन इतना बढ़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर वो खुशी तो शॉर्ट टर्म है, वो तो कम भी हो जाएगा। जी राइट। जी। पर ये जो इनको हर साल का प्रॉफिट मिल रहा है, ये कौन छीनेगा सर? राइट, ये तो एवरी ईयर की अर्निंग है, और यही इनकम को वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। तो पीयूष भाई, ये जो 892 करोड़ है, ये हाँ। सिर्फ इनका है जो इनिशियली जिन्होंने लगाया है, या फिर इसका हर किसी से मतलब है, जिस किसी ने भी, जैसे मैं आज खरीदता हूँ, मान लीजिए एक इक्विटी शेयर राइट। खरीदता हूँ, तो ये मेरा भी वही परसेंटेज है आगे के लिए, या फिर? नहीं सर, ये हाँ, किसका है? स्टेक होल्डर्स। 892 करोड़ इनका इक्विटी हुआ। राइट, मतलब स्टेक होल्डर का ये इतना पैसा लगा हुआ है। 900 करोड़ रुपया उन्होंने टोटल एक्चुअल इन्वेस्ट किया है, वैल्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट। राइट। ओके। अब 892 करोड़ तो इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन रेगुलर हर साल जब ये प्रॉफिट करते गए, तो प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट ये लोग बांट देते हैं डिविडेंड में। राइट, जैसे एसबीआई करीबन 30% तो डिविडेंड में बांटती है। राइट। तो ये जो 30% डिविडेंड में बचा और बाकी का 70% जो बचा, वो किधर जाएगा सर? बिजनेस बढ़ाने में, और मतलब? हाँ, वो मतलब कंपनी के एसेट्स में चला जाता है, हम इक्विटी उसको कहते हैं। राइट। ओके ये इक्विटी कौन सी है? पेड अप इक्विटी, स्टेक होल्डर का निवेश। बराबर। ओके। और अदर इक्विटी होती है जिसे रिजर्व कहते हैं। ओ, रिजर्व, ओके। राइट, उसको अदर इक्विटी कहते हैं। तो अब दो चीजें बार बार देखोगे, एक इक्विटी देखोगे जिसे हम स्टेक होल्डर का पैसा कितना लगाया वो कहते हैं, और अदर इक्विटी यानी एक बार ये पैसा लगा दिया, उसके बाद जो कंपनी के प्रॉफिट से जो पैसा ऐड होता गया, वो अदर इक्विटी। तो अब रिटर्न, हाँ, जब आप प्रॉफिट को इक्विटी से डिवाइड करते हो ना, तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी कहेंगे, क्योंकि ये किसमें आपने प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया है? जी। नेट इन्वेस्टमेंट, टोटल इक्विटी से। राइट। आपने एक्यूमुलेटेड पैसा से नहीं गिना है। अदर इक्विटी क्या हुआ सर? एक्यूमुलेटेड अर्निंग हुआ। राइट। जब आप एक्यूमुलेटेड अर्निंग को भी कंसीडर करोगे तो बहुत बड़ी फिगर हो जाएगी सर। करेक्ट। एसबीआई की करीबन 2 लाख करोड़ की अदर इक्विटी हो। ओह, ओके। उस केस में आरओई इतनी गुना नहीं हो सकती। राइट, वो परसेंटेज में हो जाएगी। तो वो एक्चुअली हमारा रिटर्न होगा, जो दूसरी जो रिजर्व का परसेंटेज निकलेगा, वो हमारा भी रिटर्न नहीं हुआ सर, वो ओवरऑल इक्विटी पे रिटर्न हुआ। हमारा रिटर्न तो एक्चुअल में क्या है, हमने तो आज पैसा डाल रहे। राइट, तो हमें हमारे पैसे डालने पे जो अर्निंग मिलती है वो हमारा रिटर्न। ये रिटर्न तो पुराने लोगों के हैं, बराबर ना। इसको और डेप्थ में हम नेक्स्ट वीक सीखने वाले हैं। ओके। तो तब थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि 15% अगर कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब ये नहीं है कि मुझे मिला है, मैं तो हो सकता है 15% लॉस में भी हूं। राइट। बराबर ना, पर पास्ट इन्वेस्टर की इक्विटी पे उनको इतना प्रॉफिट हो रहा है। राइट। राइट। ये पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे। श्योर। एक चीज और, क्योंकि आई थिंक बैंकिंग के केस में डिफरेंट होता होगा, सो देयर वाज नथिंग कॉल्ड फाइनेंस एक्सपेंस दैट आई कुड फाइंड इन दिस बैलेंस शीट। सो आई हैव टेकन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, सो मुझे नहीं पता वो लेना था या नहीं लेना था। सो ओके, अभी हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जैसे ये बैंकिंग है, राइट, तो बैंकिंग में आपने सेल्स लिया, एक्सपेंस लिया, राइट,
फाइनेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, चलो अच्छी बात है, आपने ये सारी चीजें ले ली, बराबर। इन डेटा से आपको जो एनालिसिस मिला, एक तो चलो आपको शेयर मिल गया कि भी कितना किसका शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट, या आपने गिना है मार्केट धंधे से, सेल्स वाइज, राइट, तो ये बहुत बड़ा शेयर हुआ। दूसरा आपको पता चला नेट प्रॉफिट मार्जिन, टॉप नेट प्रॉफिट मार्जिन किसके है, राइट। मुझे यहाँ से एक चीज और पता चल जाती है आपके डेटा से कि लास्ट ईयर एज पर दिस डेटा सारी बैंक्स ने प्रॉफिट किया सर, करेक्ट। ये बरसों बाद हुआ है, राइट, बरसों बाद, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स काफी लॉसेस कर रही थी कितने समय से, पर ये इन्होंने लास्ट ईयर एक बेंचमार्क आ गया कि चलो वापस से हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, राइट सर, राइट। सो एक तो सारी बैंक प्रॉफिट में है, ये खुशखबर मिली, और कुछ अच्छे मार्जिन वाली बैंक पता चली। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा धंधा कौन करता है, चलो एसबीआई, सेकंड पे बीओबी। अब मार्जिन किसके अच्छे हैं, एसबीआई, बीओबी, फिर मुझे कुछ और दो बैंक भी मिली जिनके मार्जिन अच्छे हैं, महाराष्ट्र बैंक, पीएसबी बैंक, राइट। इनके मार्जिन सर अच्छे हैं, लेकिन ये अगेन रीजनल बैंक जैसी हुई, करेक्ट, राइट। तो मेरा रिस्क बढ़ता है, अगर वही स्टेट में मान लो पूरे काम होते हैं तो हमारे फंसने के भी चांसेस हो जाते हैं। उस केस में नेशनल, जैसे एसबीआई, टर्नओवर वाइज पता चल रहा है कि ये नेशनल बैंक है तभी इतने बड़े टर्नओवर है, राइट। तो मेरी प्रायोरिटी ये 16% देख के मैं अट्रैक्ट नहीं हो जाऊंगा। अगर ये 25% हो तो मैं बोलूं कि अच्छा ये तो लीडर से भी ज्यादा मार्जिन रखती है, राइट, तो कुछ खास बात है, पर ऐसा नहीं है, इनके लीडर जितने ही मार्जिन है सर, राइट, करेक्ट। तो अभी तक के डेटा से मैं एसबीआई को थम्स अप दूंगा, और सेकंड प्रायोरिटी अगर मुझे देनी है किसी को तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को दे सकता हूँ, राइट, इतने डेटा के हिसाब से, करेक्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा आता है, जैसे आपने यहाँ आईसीआर लिया, राइट, जी, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई फाइनेंस कंपनी पे बात करेंगे, जी, राइट, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम है फंड इकट्ठा करना और उसी फंड को आगे इंटरेस्ट पे देना, एब्सोल्युटली। तो कोई भी कंपनी का, हाँ कहिए, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था, तो ये वाली बात मैंने भी देखी कि क्योंकि बिकॉज उनका तो काम ही मेन डेट लेना और देना है, तो क्योंकि हम डेट पेइंग कैपेसिटी देखने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, सही बात, राइट। तो ये आईसीआर हम इन कंपनियों में नहीं देखेंगे। फिर आप में से कोई लोग अगर लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, वहां पे भी आपको ये देख के, फाइनेंस में नहीं करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में हम लोग नहीं करेंगे, बराबर ना, ओके। जहां पे भी ब्याज की बात आती है वहां पे हम ये आईसीआर को हटा देंगे। तो फिर बैंकिंग में लेंगे क्या सुवीर जी, क्योंकि ये दो डेटा बराबर नहीं है, मतलब खाली दो डेटा के बेस पे मुझे एक और एकदम पक्का चीज चाहिए जो देख के मैं बता सकूं। जी, आई थिंक जो क्या है वर्ड, एनपीए कह रहे हो आप? एनपीए, यस। सो मैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट लिख रहा हूँ, जी, राइट, जीएनपीए परसेंटेज। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब बैंक में से सबसे कम एनपीए किसकी है, क्योंकि जिसकी कम एनपीए होगी, लोएस्ट एनपीए वाली बैंक, वो बैंक कल भी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कर पाएगी, करेक्ट, राइट। आज अगर एनपीए किसी की ज्यादा है और आज मान लो कोई कारण से उसने ज्यादा प्रॉफिट भी किया है, जी, पर एनपीए ज्यादा है, वो प्रॉफिट गिरेंगे, क्योंकि जब आपके पास आपने जो एसेट दी है उसका प्रॉपर पैसा वापस नहीं आ रहा, तो वो आपको बहुत हैरान करेगा भविष्य में। तो बैंकिंग और फाइनेंस के केस में हमें एनपीए पे ध्यान देना चाहिए, राइट सर, करेक्ट। तो ये एनपीए आप कहां से लोगे? आई थिंक वो बैलेंस शीट में होगा, मैंने देखा नहीं। अभी तक हमने कोई भी डेटा ऐसा नहीं देखा जो बैलेंस शीट से मिले। अभी तक हम लोग ने क्या किया है, जितने भी डेटा लिए इनकम स्टेटमेंट से लिए, इनकम स्टेटमेंट, बराबर ना, पर ग्रॉस एनपीए आपको इनकम स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा सर, ओके, राइट। तो मैं बता देता हूं, अब लोग प्लीज ध्यान देना, और कपिल भाई आप भी, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक पे काम कर रहे हो, तो जब आप प्राइवेट का भी डेटा देखोगे तो आपको सिमिलर वे में जो यहाँ पे सब काम है वैसे एनपीए भी देखना है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूं SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। मैं फटाफट यहाँ पे जाके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में गया और मुझे एनुअल रिजल्ट देखने हैं, राइट, पिछले साल के 2023 के। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एनुअल रिजल्ट कब आते हैं, 31 मार्च खत्म होगी तो 1 अप्रैल से आएंगे, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल कर दिया, राइट, और यहाँ पे नीचे रिजल्ट डाल दिया। तो अब मुझे खाली रिजल्ट आएंगे, नहीं तो इतने सब में मैं ढूंढूंगा कहाँ। तो ये देखो सारे रिजल्ट आ गए। एनुअल रिजल्ट पुराना 18/5 को इन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट अनाउंस किए, 31 मार्च को साल खत्म हुआ, और अप्रैल नहीं 18 मई को इन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस किए। तो मैं ये पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, पीडीएफ को मैं डाउन स्क्रॉल किया। अब हम लोग कौन से डेटा लेते हैं, स्टैंड अलोन की कंसोलिडेटेड,
हमारे काम का डेटा कौन सा, स्टैंड अलोन की कंसोलिडेटेड? हम लोग कंसोलिडेटेड लेते हैं, सॉरी वो या बिल्कुल सही बात है आपकी, कंसोलिडेटेड, राइट। तो जहां पे मैं देख रहा हूं कि एसबीआई लास्ट ईयर कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से इन्होंने 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर किया, और स्टैंड अलोन के हिसाब से इन्होंने 3.32 लाख करोड़ का काम किया। सॉरी गलती है मेरी, टोटल इनकम पे मैं जा रहा हूं। या 4.73 लाख करोड़ का उन्होंने टर्नओवर किया लास्ट ईयर, स्टैंड अलोन इनका खाली 3.7 लाख करोड़ है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है, 1 लाख करोड़ का डिफरेंस है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में। क्यों सर ऐसा? सर इनका दूसरे भी है, जैसे लाइफ है, करेक्ट सर, लाइफ ना जनरल इंश्योरेंस है, राइट। इन सब बिजनेस में कंपनी का जितना स्टेक होगा, मान लो लाइफ में इनका 50% स्टेक है, तो लाइफ का टर्नओवर मान लीजिए 50,000 करोड़ हुआ, तो एसबीआई में के टर्नओवर में कितना गिनाएगा? 50% उसका 25,000 करोड़, बराबर। ऐसे ही जो उनकी सब्सिडरी कंपनीज है उनका टर्नओवर उनके अंदर काउंट होगा। तो भले एसबीआई लाइफ लिस्टेड हो गई हो या एसबीआई लाइफ लिस्टेड ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टर्नओवर हमें लिस्टेड हो या ना हो मिलता है, लेकिन ध्यान रखो, लिस्टिंग होने से पहले एसबीआई लाइफ 100% किसकी कंपनी थी? एसबीआई की। तो 100% टर्नओवर गिनाता था। लिस्टिंग होने के बाद जितना डाइल्यूशन होगा, मान लो 70% कंपनी के पास है, तो 30% फिर टर्नओवर में नहीं गिनाएगा, वो पब्लिक का है, वो अलग है। 70% इनके मेन रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है सर एकदम? जी ओके। अभी यहां पे आपने ये सारे डेटा तो ले लिए कि चलो कितना धंधा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। मुझे यहां पे एनपीए दिख रहा है, जैसे इसी थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा आपको क्लियर दिखे, मैं और जूम करता हूं, राइट। देखो मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं इनकम स्टेटमेंट को, तो बड़े काम के रेशियोज दिए हुए, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये बड़ा काम का रेशियो है, राइट। क्वालिटी कंपनीज देखने के लिए तो वीर जी ये रेशियो भी हमें काम लगता है, राइट। ओके, तो ये रेशियो भी आप ले सकते हो ताकि हमें पता चले कौन सी बैंक का कितना सीएआर है, बराबर। तो ये एसबीआई के केस में यहां पे इन्होंने सीएआर या कुछ नहीं लिखा सर। दूसरी बात, जैसे एनपीए मुझे देखने थे, ये रहे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए। एसबीआई की टोटल 1 लाख करोड़ की एसेट ऐसी है जो नॉन परफॉर्मिंग है, जिसपे उनके पैसे नहीं आ रहे, पर ये कंसोलिडेटेड में नहीं दिए हुए। उसका क्या कारण सर? सिंपल है वो, जैसे एएमसी है, एएमसी में तो कुछ एनपीए नहीं होगा ना, वो तो ले रहे हैं पैसा, राइट। तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी। इसका मतलब ये कि जब भी मैं एनपीए ढूंढूंगा, मैं सीएआर ढूंढूंगा, तब अगर मैं कंसोलिडेटेड में ढूंढूंगा तो काम बनेगा सर? नहीं। मतलब जब मैं एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट देख रहा हूं, मुझे एनपीए कंसोलिडेटेड में से मिलेगी या स्टैंड अलोन में से मिलेगी? स्टैंड अलोन से मिलेगी। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही बात है आपकी जी। तो अब हम सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि इनका जो मेन बिजनेस है बैंकिंग, जो स्टैंड अलोन में होता है, वहीं पे हमें रेशियोज मिलेंगे, क्योंकि लाइफ जनरल का सीएआर से, लाइफ जनरल का एनपीए से कंसर्न नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे आपके इस डेटा पे आता हूं। अभी मुझे चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ये टोटल लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पिछले साल सर 1,12,000 करोड़ की थी, इस साल 90,000 करोड़ की हुई। तो सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ी है कि घटी है? घटी। बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम लोगों इज पॉजिटिव, मतलब ये है कि हाँ बराबर है, नॉन परफॉर्मिंग है तो वो तो घटेगा, तो अच्छी बात है, राइट ना। तो इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस साल डिक्रीज हुई, तो ये पॉजिटिव निशानी, राइट। दूसरा सर, इनके परसेंटेज ज्यादा डिक्रीज हुए होंगे एनपीए के, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्रीज हुई, पर टोटल एसेट तो बड़ी होगी ना। एसबीआई ने नई लोन बेची नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं ऐसा, राइट। तो इससे क्या होगा, ग्रॉस एनपीए में इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखता है। जैसे मैं यहां देख रहा हूं, लास्ट ईयर 2022 में टोटल अगर 1,12,000 करोड़ की मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट को टोटल एसेट से डिवाइड करूं, तो मैं ये कह सकता था 3.97% इनकी एनपीए थी क्रॉस, राइट। जो इस साल घट के सर कितनी हो गई? 2.78, राइट। तो दिस इज पॉजिटिव। जब भी कोई बैंक में आपको एनपीए बढ़ती दिखाई दे, तो वो एक अलार्म है, रिस्क है। अगर कंटिन्यू एनपीए बढ़ती चली गई तो वो हमारे प्रॉफिट को तोड़ सकती है। उसी प्रकार से
जब एनपीए डिक्रीज हो कंटिन्यूली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो हमारे लिए सर कौन सा पॉइंट है? पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव नोट पे ले रहा हूँ कि आई एम ग्लेड टू सी, चलो हमारी एनपीए 4% से घट के 2.78% हो गए, राइट? आप एक और बात, जब भी कोई बैंक्स की बात देखोगे, आप एक और चीज सुनोगे कि एनपीए, जैसे अभी हमने ग्रॉस एनपीए देखी, राइट? ग्रॉस एनपीए के अलावा परसेंटेज ऑफ एनपीए है, ये नेट एनपीए, राइट सर? नेट एनपीए, तो नेट एनपीए पिछले साल 1% थी, इस बार 0.67। जब भी कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग होती है सर, पहले वो एनपीए में आएगी कि ग्रॉस एनपीए में आएगी? किधर आएगी? पहला फिल्टर क्या है हमारा? ग्रॉस। एब्सोल्युटली राइट। तो आप अगर एनपीए देखते जाओगे तो आपको तो बहुत लेट पता चलेगा, है ना? 6 महीने बाद पता चलेगा, अरे यार इनकी तो एनपीए बढ़ रही थी और मैं तो देख ही नहीं रहा था, राइट? तो ग्रॉस एनपीए इन्वेस्टर के लिए पहली खिड़की है कि उन्हें 6 महीने पहले से पता चल जाए कि एनपीए मेरी बढ़ती जा रही है। अगर उनके इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू नहीं आएंगे तो वो एनपीए में चले जाएंगे, बराबर? राइट। तो हम लोग क्या चेक करेंगे सर? एनपीए की ग्रॉस एनपीए? फर्स्ट ग्रॉस एनपीए फर्स्ट। तो कारण भी आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग क्यों ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं, बराबर सर? राइट। इज देयर एनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कितने % तक एनपीए एक्सेप्टेबल है? देखो, एक चीज तो है कि आपने जब 100 रुपीज की डिफरेंट कंपनीज को लोन दी हुई है, अब ऐसा हो सकता है कि पूरी जितनी भी एसेट्स आपने लोन पे दी वो सब आपको एकदम 100% पैसा दे, राइट? ये नहीं हो सकता है, ये मुश्किल है। बैंक कितना भी ध्यान रखे सर, ऐसा नहीं है कि लोगों को इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है, पर बहुत सी बार वो परिस्थिति ऐसी आती है कि वो नहीं पे कर पाती। इसका मतलब वो नहीं है कि वो बुरे हैं या वो जानबूझ के बैंक को चीटिंग कर रहे हैं, पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अच्छी कंपनियों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इतना एनपीए होना चाहिए, लेकिन आपको इंडस्ट्री एनपीए देखना चाहिए। इंडस्ट्री एनपीए कैसे पता चलेगा? जब आप सारी कंपनीज का एनपीए देखते हो तो आपको अंदाजा आता है कि अरे यार ये बैंक का एनपीए तो खाली 1% है, और तुमने ऐसा क्या काम किया कि तुम 5% एनपीए लेके चल रहे हो? इसका मतलब कि तुमने लोन देते समय ध्यान नहीं दिया, राइट ना? तो हम मार्क अच्छे किसको देंगे? जो कम एनपीए रख रहा है, अपने पीयर ग्रुप ऑफ कंपनी से हमेशा बेहतर है। ऐसे जो कंपनियां होगी जिनकी कम एनपीए होगी, वो सर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, राइट? ये हो सकता है कि कभी कभार वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो धंधा नहीं भी कर रहे, ऐसा होता है ना कि वो धंधा नहीं करेंगे, उनको हाथ नहीं लगाना है, पर दूसरी कुछ कंपनियां होगी जो उनको लोन देगी। ऐसी कंपनियों को एग्रेसिव कंपनीज कहते हैं, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके अपनी एसेट्स बढ़ा रही है, पर वो रिस्की होता है, बराबर? हमें ये भी देखना है, भले धंधा थोड़ा कम बढ़े पर कंसिस्टेंट बढ़े, राइट? मैं यहां पे सर लिख देता हूं आपके डेटा में, इस साल की एनपीए हमारी है 2.78, करेक्ट सर? राइट सर। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा आ गया एसबीआई का, और मैंने लिख दिया 2.78%। जस्ट मैं कल ही पढ़ रहा था सर, वो एसबीआई इज प्लानिंग टू सेंड चॉकलेट्स टू ऑल द डिफॉल्टिंग कस्टमर्स। या सही बात है। सही बात है। तो अच्छी चीज है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? और मैं आपको बताऊं, ये पूरे हमने 13-14 साल ये सारी बैंक के साथ बिताए हैं, और हमने देखा कि इन पूरे लिस्ट में अगर कोई ऐसी बैंक है जिसके एनपीए सबसे लेट बढ़े तो वो एसबीआई थी, और जिनके एनपीए सबसे पहले सुधरे तो वो भी एसबीआई है। तो एसबीआई का बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट इनका जो एनपीए है वो आईसीआईसीआई बैंक जैसा है। सोचो, एक गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक जैसा एनपीए रखती है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक पे क्या है, कोई बंधन नहीं है, उनको उनके प्रॉफिट देखने हैं। पर गवर्नमेंट बैंक को आप नहीं बोल सकते कि आपको सर अब खाली प्रॉफिट देखने हैं, इनको कुछ प्रायोरिटी लोन भी देनी पड़ती है, राइट? जैसे कई सेक्टर होते हैं, जैसे पावर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया था। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब चाहे पावर कंपनियों की हालत इतनी अच्छी ना हो, आप देख सकते हो आईटी की हालत बहुत अच्छी होगी तो उनको लोन कोई भी दे देगा, पावर को नहीं देगा, राइट? और अगर पावर को लोन नहीं देंगे तो एक्सपांड कैसे करेंगे? एक्सपांड नहीं करेंगे तो कल हमें बिजली नहीं मिलने वाली है, तो प्रायोरिटी है, राइट? रोड बनाने वाली कंपनी प्रायोरिटी है, इंफ्रा प्रायोरिटी है, राइट? प्रायोरिटी सेक्टर रिस्की होता है क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत लोन लेके बैठे होते हैं, राइट? तो ऐसी लोन भी गवर्नमेंट की कंपनियों को देनी पड़ती है, राइट? ये नहीं बना कर सकते, ये नहीं बोलेंगे सर कभी भी कि नहीं हमारे प्रॉफिट टूटेंगे। इनका काम प्रॉफिट करने का है ही नहीं, इनका काम सेवा का है, राइट? एक पॉइंट और सर, ये मैंने आई थिंक यूको बैंक जो है, जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक,
यूको बैंक ज्यादा इंडस्ट्रीज को प्रेफर करता है लोन देना कंपैरिजन टू एसबीआई बैंक जो रिटेल में है अच्छा खासा। हालांकि वो दोनों को ही देता है, लेकिन अब उसमें क्या है, यूको बैंक में डिफॉल्ट जब भी होगा वो बहुत लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, मैंने देखा नहीं है यूको बैंक का, लेकिन मैंने यूको बैंक का ये सुना था। अब आपकी एनपीए पॉइंट सुन के मैं सोच रहा हूँ कि इसका मतलब यूको बैंक का शायद एनपीए हैवी होना चाहिए कंपैरिजन टू एसबीआई। बराबर है, अब देख लेना, लेकिन ये जब डेटा देखोगे ना ऑटोमेटिक आइडिया आ जाए। थैंक यू सर। और दूसरा क्या है सर कि एसबीआई हो या यूको हो, ये सबको मॉनिटर तो मिनिस्ट्री करती है ना, मतलब ये सब गवर्नमेंट की बैंक है, तो सबके लिए नियम भी एक होते हैं कि भाई मैं तुमको 15% से ज्यादा इंफ्रा को लोन नहीं देने की। जैसे रियल एस्टेट की कंपनियां रिस्की रहती है, राइट, तो तुमको रियल एस्टेट में 10% से ज्यादा पैसा नहीं देने का, मतलब ये सब नियम तो बनाए हुए होंगे, तो वो एसबीआई को भी लागू होंगे, यूको को भी लागू होंगे। ओके। लेकिन उनकी मास्टरी, उनका काम कि वो कितना ज्यादा रिटेल तक पहुंच पा रहे। रिटेल में एनपीए सबसे कम होती है, बराबर, जैसे होम लोन में भी बहुत कम एनपीए होती है, राइट। चलो सबसे बढ़िया बैंक इनमें से कौन सी है, पर इसमें एक बैंक सर मिसिंग है, आईडीबीआई। आईडीबीआई क्यों ये लिस्ट में नहीं है सर? आई थिंक वो लोग अपना स्टेक बेचने का सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है, पता नहीं। जैसे आईडीबीआई इधर होनी चाहिए, गवर्नमेंट इज जस्ट नीचे कपिल भाई के पास होगी, यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईडीबीआई की इतनी एनपीए बढ़ गई थी 20% जितनी। अभी जैसे हमने एसबीआई का देखा, कितनी एनपीए थी अभी? लिमिटेड है, 2.5%, 2.78, राइट। और बुरे समय पे एसबीआई की एनपीए हुई थी 8% जितनी, 8 to 9% उनकी एनपीए आ गई थी जब सारी बैंक्स लॉस करती थी। पर वो टाइम पे आईडीबीआई की एनपीए 20% पहुंच गई थी, तो वो बहुत बुरा था हाल उनका। तो उनका स्टेक सेल करके उसमें एलआईसी को निवेश करना पड़ा, हम कहेंगे। क्यों करना पड़ा? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता बैंक में। तो बैंक को बचाने के लिए एलआईसी की एंट्री हुई। तो अब जब एक थर्ड पार्टी, अब वो गवर्नमेंट की नहीं रही, एलआईसी का पैसा लगा, तो अब तो वो प्राइवेट में आ गई, राइट। इसीलिए वो प्राइवेट में आपके लिस्ट में है, अंडरस्टूड, राइट। नहीं तो वो भी क्या थी, आपकी इसी लिस्ट में आती, अंडरस्टूड, राइट। ओके।